एवरीवन, तो यहां पे देख रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 लास्ट लेक्चर रहेगा। दो छोटा टॉपिक अपना बचा है, स्पीसीएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। आई नो ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते वक्त बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, लर्न नहीं होता, याद नहीं होता, लेकिन सारे छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताऊंगा, पूरा आंसर आपका बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ शुरू करते हैं विथ स्पीसीएशन। बाय द वे, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर को कवर कैसे करें, चैप्टर में से क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं लेक्चर देखते देखते अपने नोट्स बना दो, या देखने के बाद नोट्स एक बार बना दोगे तो रिवीजन के लिए काफी इजी हो जाएगा। बार बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। लेक्चर बार बार देखना विल बिकम अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपका दिमाग खराब होता है, आईक्यू कम होती है बार बार सेम चीज देखने से। रादर अपने नोट्स होंगे उसमें से रिवीजन करोगे तो जल्दी आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो काश आप हो सके तो प्लीज नोट्स अपने बना देना, हैंड रिटन नोट्स, एंड उससे आप रिवाइज करना। अदरवाइज अपने इजी लर्निंग एप्लीकेशन पे फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है। फ्लैश कार्ड से भी पूरा चैप्टर आप 20-30 मिनट्स में फटाफट रिवाइज कर सकते हो एंड बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा क्या करोगे, इस चैप्टर में से आपको एक्सरसाइज करनी है। अभी एक्सरसाइज में से सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बोलता हूं मत करो। देर इज एविडेंस ऑफ फेटल साइंस अमोंग, ऐसा एक क्वेश्चन है, फेटल साइंस इसका। वो क्वेश्चन हटा दो, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेना अच्छे से। एंड कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लर्न नहीं होते, बच्चे मुझे बोलते हैं, तो आप क्या करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। उसमें के कीवर्ड्स याद रखो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखो, एंड अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन का आंसर है या फिर इवोल्यूशन का आंसर है, लंबे लंबे आंसर हैं, डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड याद करना पॉसिबल नहीं है। समझ के लो, कीवर्ड्स को याद रखो, अपने शब्दों में लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कर लेना। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज करो एंड बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। इतना कर लोगे योर चैप्टर विल बी डन। एंड हो सके तो कोशिश करना इसके आप नोट्स बना लो एंड उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस यही कुछ चीजें बतानी थी बिफोर वी एंड द चैप्टर। नाउ लेट्स बिगिन विथ स्पीसीएशन। क्या होता है, अलग अलग स्पीशीज का फॉर्म होना। हमारे धरती पे करोड़ों स्पीशीज हैं ऑलरेडी, राइट? सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज कॉल्ड एज स्पीसीएशन। धीरे धीरे करके इतनी सारी स्पीशीज हमारे धरती पे बनी है। स्पीशीज बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पीसीएशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर 1 मार्क, पूछ सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, नाउ स्पीशीज क्या होती है, यह भी एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 1 मार्क के लिए। व्हाट इज स्पीसीज? स्पीशीज, स्पीसीएशन समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या होती है? प्रजातियां। स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस विथ वन अनदर। मतलब मुझे बताओ, सारे कुत्ते, अभी उस कुत्ते में पॉमरेनियन आ गया, पग आ गया, अल्सेशियन, हस्की, जर्मन शेफर्ड, डॉबरेनर, सबको ले लो आप, रॉटवाइलर, सारे कुत्ते, अलग अलग ब्रीड के कुत्ते, सारे कुत्ते आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आप बोलोगे सर एक ग्रेट डेन ले लिया, बड़ा कुत्ता, और एक छोटा सा पग ले लिया, क्या वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ, टेक्निकली यस, उनके बच्चे भी होंगे, मिक्स होंगे बच्चे, हाइब्रिड बच्चे होंगे, लेकिन सारे कुत्ते आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कुत्ते क्या हैं? स्पीशीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस विथ वन अनदर एंड प्रोड्यूस बच्चा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे बताओ, ये जो बच्चा है, ये जो बेबी, इसको मैं ऑफस्प्रिंग बोलूं तो चलेगा? ऑफस्प्रिंग, क्या ये भी बड़ा होने के बाद बच्चे पैदा कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। ये जो ऑफस्प्रिंग है ये भी बड़ा होगा, मैच्योर होगा, बच्चे पैदा करेगा। तो ऑफस्प्रिंग कैसा है? फर्टाइल। मुद्दा क्या है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस विथ वन अनदर। अच्छा मुझे बताओ, कबूतर हैं, सारे कबूतर मेल फीमेल आपस में रिप्रोड्यूस करके बच्चा बना सकते हैं इस तरीके से। चलो, इंसान भी आपस में रिप्रोड्यूस करके बच्चा बना सकते हैं इस तरीके से। मुझे बताओ, ये कबूतर भी बड़ा होकर बच्चे पैदा करेगा, मतलब कबूतर का बच्चा कैसा है? फर्टाइल है। और ये भी इंसान का बच्चा बड़ा होकर क्या ये भी बच्चे पैदा कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। तो ये भी कैसा है? फर्टाइल है। तो मुद्दा क्या है? अब पूरा डेफिनेशन आपको समझ में आएगा, फिर से पढ़ेंगे पूरा। देखो, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस विथ वन अनदर टू प्रोड्यूस
फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब उनके बच्चे भी कैसे होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए, तब जाके उसको हम स्पीशीज कहेंगे, उस ग्रुप को स्पीशीज कहा जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो अभी एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे गधा है ये, डोंकी, डोंकी एक अलग स्पीशीज है, और मैंने एक हॉर्स ले लिया, घोड़ा, ये भी एक अलग स्पीशीज है। अगर किसी कारण से, वैसे इनके बीच में भी रिप्रोडक्शन करवाया जाता है आर्टिफिशियली, हम लोग इंसान करवाते हैं रिप्रोडक्शन इनके बीच में, और इनका जो बच्चा होता है इसको क्या बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं, म्यूल। अब ये जो म्यूल होता है, देखो डोंकी इज अ स्पीशीज, हॉर्स इज अ डिफरेंट स्पीशीज, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज है, तो उनका जो बच्चा है म्यूल, म्यूल इज इनफर्टाइल, ठीक है, तो म्यूल को स्पीशीज नहीं कहा जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? म्यूल एक अलग स्पीशीज नहीं है, इट इज अ, म्यूल क्या है, इट इज अ हाइब्रिड, हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी, दोनों का मिक्स है वो, लेकिन वो खुद एक अपना स्पीशीज नहीं है। म्यूल आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So, what is a species? It is a group of organisms that can reproduce with one another to produce fertile offspring. एकदम अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गई। चलो अब मुझे बताओ, सारी स्पीशीज हम देखते हैं अलग अलग जगहों में रहती हैं। जैसे एक पोलार बेयर को ले लो तो ये पोलार रीजन में मिलेगा, कैमल को ले लो डेजर्ट में मिलेगा, फिशिस को ले लो पानी में मिलेंगी, उसमें भी कुछ फिश है जो लेक में रहती होंगी फ्रेश वाटर में, कुछ मछलियां हैं जो समुंदर में रहती हैं खारे पानी के अंदर। तो सारी स्पीशीज अलग अलग जगहों में रहती है, बराबर है। जैसे पोलार बेयर हो गया, कैमल हो गया, टाइगर को देखो, टाइगर कहां रहता है, घास होती है ना, बड़ी बड़ी घास लंबी लंबी, उसमें छुपता है टाइगर, एंड इसके ऊपर जो ऐसी ट्राइब्स होती हैं ये इसको छुपने में हेल्प करती हैं, कैमोफ्लाज करने में हेल्प करती हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सारी स्पीशीज अपने अपने स्पेसिफिक जगहों में रहती हैं जहां वो सूटेबल है। मछली पानी में रहती है, ठीक है। तो मुद्दा क्या है कहने का, ईच स्पीशीज ग्रोज इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन, जहां पर वो सूटेबल है। जैसे पोलार बेयर पोलर रीजन में सूटेबल है, उसको मैं डेजर्ट में लाऊंगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। कैमल डेजर्ट में सूटेबल है, हमारा जो टाइगर है वो घास, लंबी लंबी जो घास होती है उसमें छुपता है, तो वहां पर वो सूटेबल है। तो हर एक स्पीशीज अपने स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो करती है। उनका खाना, अभी ध्यान से सुनो, उनका खाना, उनका हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जहां वो रहते हैं, हैबिटेट, एंड उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, कितने बच्चे पैदा करने हैं। पोलार बेयर एक बच्चा पैदा करेगा, लेकिन एक मछली हजारों बच्चे पैदा कर सकती है, तो उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी अलग होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हर एक स्पीशीज अपने अलग जोग्राफिकल कंडीशन में ग्रो करती है, उनका खाना, रहना, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी सब कुछ अलग होता है, ठीक है। अब चलो, मैंने डेजर्ट लिया, ये डेजर्ट है, और यहां पर मैं सबको लेके आया, एक टाइगर भी आ गया, पोलार बेयर आ गया, कैमल आ गया, कैक्टस आ गया, ट्री आ गया। तो यहां पर कौन सूटेबल है? यहां पर आपका कैमल, टाइगर खत्म हो जाएगा, यहां पे डेजर्ट में सर्वाइव नहीं करेगा, पोलार बेयर भी नहीं करेगा, ये बड़ा वाला ट्री भी नहीं कर पाएगा। बचेगा कौन? तुम्हारा कैमल बचेगा और तुम्हारा ये कैक्टस बचेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म वहीं पे सर्वाइव कर पाते हैं जहां वो सूटेबल है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुझे बताओ, हमारे पूर्वज थे, राइट? आपको पता है चिंपैंजी, चिंपैंजी हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव है। अगर मैं इंसानों की बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है मालूम है? चिंपैंजी। उसके साथ अपना डीएनए 98% मैच होता है चिंपैंजी के साथ, तो वो हमारा क्लोजेस्ट इवोल्यूशनरी रिलेटिव है। जब इवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे नजदीक का अपना जो रिश्तेदार है वो कौन है? चिंपैंजी। और ऐसा मानते हैं कि ह्यूमंस का और चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। क्या रहा होगा? कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब एक पूर्वज, एक ऐसा एनिमल होगा, कोई बंदर होगा, एप होगा, कोई कॉमन एंसेस्टर, उसमें से इंसान भी बने और चिंपैंजी भी बने होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मुझे बताओ ये कैसे हुआ होगा? इंसान अलग बन रहे हैं, चिंपैंजी अलग बन रहे हैं, कैसे हुआ होगा? बिकॉज जीन्स में म्यूटेशन आए होंगे, यस और नो? तो देखिए, जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वंस, ठीक है। पुराने स्पीशीज में से, मतलब एंसेस्टर्स में से
नया स्पीशीज कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स में चेंज आते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन इन जीन्स, म्यूटेशन आएगा जीन्स में, जीन्स में बदलाव आएगा, तब जाके अलग अलग स्पीशीज बनती हैं फ्रॉम अर्लियर वंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो हमारे कॉमन एंसेस्टर थे, कॉमन एंसेस्टर, उसमें से इंसान भी बने, इंसान भी बन रहे हैं, चिंपांजी भी बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? बिकॉज जीन्स में म्यूटेशन आ रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशन आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलो, एंड एक लास्ट छोटी सी कहानी यहां पे बताऊंगा तो स्पीशिएशन खत्म हो जाएगा टॉपिक अपना। झाड़ियां थी बहुत सारी, ठीक है, और उसमें रेड कलर के बीटल्स रहते थे। एग्जाम्पल है, स्टोरी है, स्टोरी की तरह इसको समझो, ठीक है। मस्त प्यार से रहते थे, मोहब्बत से रहते थे, रिप्रोड्यूस करते थे, बच्चे पैदा करते थे। तो ये रेड कलर के बीटल्स की एक स्पीशीज यहां पर रहती थी, प्रजाति यहां पर रहती थी। फिर कुछ आंधी तूफान आया, बाढ़ आई, फ्लडिंग हुई, एंड बीच में से एक नदी बन गई। तो अब क्या हो गया? ये जो रेड बीटल थे वो डिवाइड हो गए, थोड़े रेड बीटल लेफ्ट में चले गए, थोड़े राइट में चले गए, उनका पॉपुलेशन डिवाइड हो गया, ठीक है। और ऐसा हजारों सालों तक, लाखों सालों तक इस तरीके से रहा। तो क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या? सेपरेशन। बीच में नदी आ गई, एक बैरियर आ गया, उसके वजह से पॉपुलेशन सेपरेट हो गई। ये वाले अलग हो गए और ये वाले अलग हो गए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। अब ये लोग आपस में मिल नहीं सकते, नदी, ये जो नदी है बहुत बड़ी नदी है, उड़ के नहीं जा सकते, दूर दूर हो गए, सेपरेट हो गए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। अब मुझे बताओ, इनके अंदर ये वाले जो लेफ्ट वाले हैं वो लोग आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है उनके अंदर अलग चेंजेस आएंगे, अलग टाइप के म्यूटेशंस होंगे। एंड ये जो राइट वाले हैं ये लोग भी आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी थोड़े अलग वेरिएशंस आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं। तो क्या होगा? धीरे धीरे, चलो ये क्या था? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। नाउ धीरे धीरे यहां पे आप देखोगे ये वाले बीटल अलग हो गए हजारों सालों बाद, म्यूटेशन आते आते, वेरिएशन आते आते ये लोग अलग हो गए, अलग दिखते हैं। देखो इनकी शक्ल देख लो, शक्ल देखो, थोड़ा बड़ा होगा इनसे, अलग दिखते हैं। और ये लोग अलग दिखते हैं, देख रहे हो? ये थोड़े मोटे मोटे हैं, थोड़े फूगे हुए हैं, और ये थोड़े स्लिम हैं, थोड़े शेप में हैं, वी शेप आ रहा है इनका, और ये थोड़े गोल मटोल हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बैरियर आ गया बीच में, बैरियर मतलब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, सेपरेट हो गए। तो हजारों सालों बाद ये दोनों अलग तरीके से डेवलप हुए, इनके पास अलग कैरेक्टर आ गए होंगे कुछ कुछ, और इनके पास भी अलग कैरेक्टर आए होंगे कुछ कुछ। कैन आई से दोनों स्पीशीज अलग बन गई, धीरे धीरे करके दोनों स्पीशीज अलग हो गई। सो नाउ व्हाट विल हैपन? चलो मान लेते हैं हजारों सालों बाद ये नदी सूख गई एंड यहां पे फिर से झाड़ियां आ गई, एंड अब ये दोनों आपस में मिल पाए, एक यहां से आया और एक यहां से आया। लेकिन क्या हुआ था? स्पीशीज अलग हो गई थी, तो अब ये लोग चाहकर भी आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसको अपन कहते हैं, ध्यान से सुनना, मिल रहे हैं लेकिन आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज अलग बन गए हैं, स्पीशीज अलग हो गई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ध्यान से समझना मेरी बात। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब क्या? आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज अलग बन गए। पहले ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, हजारों सालों तक सेपरेट रहे, अलग अलग म्यूटेशंस हुए, स्पीशीज अलग बन गई, एंड अब जब मिल पा रहे हैं तो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो कहानी क्या है? ज्योग्राफिकल, ध्यान से सुनना, ये आपको समझना है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन leads to formation of new species.
क्या बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, फील आ गया? चलो, तो ये स्पीसिएशन हुआ यहां पे समाप्त। अच्छे से इसको लर्न कर लेना, आपके एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो इसको लर्न कर लेना अच्छे से। नाउ जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं छोटे से बैच में, लिमिटेड स्टूडेंट्स में विद पर्सनल अटेंशन, आरंभ 6 आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इंग्लिश मीडियम से मैं इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा, ऑल सब्जेक्ट रहेंगे, पूरा टीम ऑफ टीचर आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे बच्चे कम होते हैं, मैंने बताया लिमिटेड स्टूडेंट होंगे, तो अपन जूम पे डाउट क्लियरिंग, मेंटोरशिप, गाइडेंस, ये सारी चीजें लेते हैं। बच्चों से इंडिविजुअली बात किया जाता है। गैलेक्सी मैम, शुभम सर, मैं, आप देख पा रहे हो, हम बच्चों से इंडिविजुअली बात करके उनका डाउट क्लियर करते हैं। एंड बाकी जो भी लेक्चर्स होते हैं, रेगुलर लेक्चर्स जो होते हैं, वो एप्लीकेशन के ऊपर होते हैं, उस पे आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं कमेंट्स पढ़ सकता हूं, इंडिविजुअल बच्चे का कमेंट पढ़ पढ़ के मैं डाउट क्लियर करता हूं बच्चे का। एंड एक और चीज होती है, आपको पता है, लेक्चर जब होता है तो लेक्चर के एंड में रेज अ हैंड ऐसा एक फीचर है, बच्चा अपना हाथ उठा करके टीचर से बात कर सकता है और बात करके भी डाउट क्लियर करता है लेक्चर के अंदर। एंड में करता हूं मैं, ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो जाए, तो ये फैसिलिटी भी अपन देते हैं। इसके अलावा बच्चे डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेरे फोन पे। इनफैक्ट जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, हिंदी का टीचर, मराठी का टीचर है, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, सोशल स्टडीज का है, टीचर को डायरेक्टली कॉल करके डाउट क्लियर कर पाना, ये भी हम फैसिलिटी देते हैं। एक स्पेशल फोन नंबर है जो आपको मिलेगा, डायरेक्टली टीचर को कॉल कर सकते हो आप। तो लिमिटेड स्टूडेंट है इसलिए ये सारी चीजें मैं दे पा रहा हूं, नहीं तो हजारों बच्चों में ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। बैच छोटा रहेगा, इंडिविजुअल अटेंशन रहेगा, एंड ये एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं। तो पहले जो 100 बच्चे हैं उनके लिए ये कूपन कोड है, फर्स्ट 100 एक्स्ट्रा 1000 रुपीज आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, एंड कोई भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग, कौन से टीचर हैं, लेक्चर कब होते हैं, कैसे होते हैं, सिलेबस कब तक हो जाएगा, एवरीथिंग यू कैन आस्क इन दोनों नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके। ठीक है बच्चों, चलिए, सो मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक अपना, ह्यूमन इवोल्यूशन। थोड़ा सा पानी पिया जाए इसी बात पे। इसको चड्डी पहनाओ रे बेचारा, कैसा चड्डी चड्डी पहनो, रूपा की चड्डी, रूपा की। चलो, अब एक कहानी समझो। 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स खत्म हुए। कैसे खत्म हुए? एक बड़ा सा मीटियोर, एस्टेरॉइड बोलो या मीटियोराइट बोलो, बड़ा सा एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड धरती पे गिरा, धुबुम, और उसके वजह से धीरे 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 करके डायनासोर्स की पूरी अलग अलग प्रजातियां थी, बहुत सारी स्पीशीज थी डायनासोर भी, एक ही टाइप का डायनासोर नहीं था, अलग अलग स्पीशीज थी, वो सारे खत्म हो गए बिकॉज ऑफ अ एस्टेरॉइड इंपैक्ट। ठीक है, चलिए, तो लास्ट डायनासोर डिसअपियर हो गए 7 करोड़ साल पहले। एंड उस समय पे कुछ लिमूर लाइक एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, लिमूर के जैसे, छोटे छोटे बंदर के जैसे थे। ठीक है, इनमें से इंसानों की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो लिमूर लाइक एंसेस्टर है, ध्यान से सुनो, लिमूर लाइक एंसेस्टर, इनमें से कुछ मंकी जैसे एनिमल बनने लगे, मंकी लाइक एनिमल डेवलप हुए जो पेड़ों पे रहते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लिमूर लाइक एंसेस्टर से मंकी जैसे एनिमल धीरे धीरे डेवलप हुए 7 करोड़ साल पहले। 7 करोड़ साल पहले, 7 करोड़ साल पहले की बात है। फिर क्या हुआ? 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में ये जो मंकी लाइक एनिमल्स थे ना, उनकी शेपुट गायब होने लगी धीरे धीरे। ध्यान से सुनो, टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल डिसअपियर्ड। एंड ध्यान से सुनो, मंकी क्या होता है? मंकी, मंकी मतलब जिसके पास टेल है, और टेल अगर गायब हो जाए तो उसको कहते हैं एप, नो टेल। जैसे गोरिल्ला, चिंपांजी, ये लोग कौन है? ये एप्स हैं। ओरेंगुटन, फिर गिब्बन्स, ये सारे एप हैं। हम कौन है? हम भी एप हैं, शेपुट नहीं है। टेल होती है वो मंकी होता है, टेल नहीं होती उसको एप कहा जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उन मंकी जैसे एनिमल की टेल डिसअपियर हुई एंड पहले एप बने 4 करोड़ साल पहले। इनका नाम क्या था आपको बताता हूं। एनलार्जमेंट इन ब्रेन एंड देयर हैंड्स वेर ऑल्सो इंप्रूव्ड। उनका ब्रेन भी डेवलप हुआ, बड़ा हुआ, हाथ भी इंप्रूव हो गए। इनका नाम था इजिप्टोपिथेकस। क्या नाम था? इजिप्टोपिथेकस। अभी ऐसे अजीब अजीब नाम बायोलॉजी में बहुत सारे आएंगे, लेकिन इनको कैसे याद रखना है, कैसे सीक्वेंस में याद रखना है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये सारी बातें आपको ट्रिक बताऊंगा, पूरा टेंशन मत लेना। ठीक है, तो 4 करोड़ साल पहले
मंकी जैसे एनिमल की टेल गायब हुई, ब्रेन बड़ा हुआ, हाथ भी डेवलप हो गए, इनको कहते थे इजिप्टोपिथेकस। फिर दीज एप लाइक एनिमल्स अफ्रीका में डेवलप हुए, बराबर। दे रीच्ड साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड फाइनली इवॉल्व्ड इनटू गिबन एंड ओरेंगुटन। तो अब क्या हुआ, देखो पहले किधर रहते थे ये लोग, पहले ये लोग अफ्रीका में रहते थे। फिर उसमें से कुछ एनिमल, सारे के सारे नहीं, कुछ एनिमल धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट एशिया की तरफ गए, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ गए, एंड वहां जाकर क्या बने, गिबन एंड ओरेंगुटन। ये होता है गिबन, ये होता है ओरेंगुटन, दोनों एप्स हैं, ठीक है। तो इनकी डेवलपमेंट कहां हुई, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। लेकिन बात समझो, सारे के सारे एनिमल चले गए क्या, नहीं, कुछ तो है जो अफ्रीका में बचे हुए हैं, उनका क्या हुआ, रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका एंड फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपांजी इवॉल्व्ड अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स। 2.5 करोड़ साल पहले गोरिल्ला बने और चिंपांजी बने, उनमें से जो अफ्रीका में बचे हुए थे। बात समझ में आ रही है, सीक्वेंस समझ में आ रहा है। 7 करोड़ साल पहले डायनासोर खत्म हुए, उसमें से 4 करोड़ साल पहले टेल गायब हो गई, मंकी लाइक एनिमल की टेल गायब होके एप लाइक एनिमल बने, ठीक है। फिर उनमें से कुछ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया में चले गए, वहां जाके वो क्या बन गए, गिब्बन एंड ओरेंगुटन बन गए। बाकी जो बचे 2.5 करोड़ साल पहले गोरिल्ला बना, और गोरिल्ला एंड चिंपांजी, इनका डेवलपमेंट हुआ, बराबर बात है। फिर 2 करोड़ साल पहले की बात है, इन्हीं कुछ एप्स में से, इन्हीं कुछ एनिमल्स में से, ध्यान से सुनना, सम स्पीशीज ऑफ एप इवॉल्व्ड इन अ डिफरेंट वे। यही जो एप्स थे ना, इनमें से कुछ स्पीशीज का डेवलपमेंट अलग तरीके से स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, उस समय पेड़ वगैरह कम होने लगे, बारिश कम थी शायद, तो पेड़ खत्म होने लगे एंड ग्रास ज्यादा आने लगी, बड़े बड़े पेड़ वगैरह सूख गए, मर गए, खत्म हो गए। तो क्या हुआ, देखो फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, फॉरेस्ट कम होने लगे, बड़े बड़े पेड़ कम होने लगे, तो इनको जबरदस्ती दे स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड। अब इनके पास ऑप्शन ही नहीं था, इनको जमीन पे ही रहना पड़ेगा। पेड़ों पे तो क्या है, छुप सकते हैं, 4 पैर पे चल सकते हैं, लेकिन अभी जमीन पे अगर चल रहे हैं, तो मुझे बताओ, सामने से अगर कोई टाइगर वगैरह आ रहा है, तो आपको खड़े रह के देखना पड़ेगा कंपलसरी। आप झुक के चलोगे तो आपको आगे का कुछ दिखेगा ही नहीं, 4 पैर पे नहीं चल सकते, तो अब जबरदस्ती कंपलसरी इनको क्या करना पड़ेगा, इनको सीधा खड़ा रहना पड़ेगा ताकि आगे का दिखाई दे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज घास भी बड़ी बड़ी होती थी, समझो मेरे कमर तक घास आ रही है, कमर तक इतनी बड़ी घास है, उसमें मैं 4 पैर पे चलूंगा तो आगे का कुछ दिखने वाला है नहीं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको सीधा खड़ा रहना ही पड़ेगा। सो क्या हुआ, देयर लुम्बार बोन्स डेवलप्ड। लुम्बार मतलब क्या, ये जो पीछे होता है ना, एकदम नीचे का आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैकबोन, उसका जो लोअर पार्ट है उसको लुम्बार बोन्स बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम समझते हो, रीढ़ की हड्डी, पाठीचा कणा, उसका जो लोअर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, लुम्बार बोन। उनका डेवलपमेंट हुआ एंड दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर, इनको सीधा खड़ा रहना पड़ा, ऐसा डांस करता था वो। देयर हैंड्स बिकेम अवेलेबल फॉर यूज, और उनके जो हाथ थे वो भी चीजों को पकड़ने, उठाने, इस्तेमाल करने के लिए हाथ अवेलेबल हो गए। अगर मैं चलूं तो मेरे हाथ चलने में यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं खड़ा रह जाऊं तो मैं अपने हाथों को यूज कर सकता हूं अलग चीजें करने के लिए, चीजों को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, मारने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो 2 करोड़ साल पहले बना, इसका नाम था ड्रायोपिथेकस। क्या नाम था, ड्रायोपिथेकस। इमेजिन करो वो ड्राई एरिया में रहता था जहां पे फॉरेस्ट नहीं है, तो इसको क्या बोला, ड्रायोपिथेकस। एक्चुअली मैं नाम ऐसे नहीं पढ़ा था, लेकिन जस्ट याद रखने के लिए बता रहा हूं, ड्रायोपिथेकस, ठीक है। 2 करोड़ साल पहले। फिर 1 करोड़ साल पहले फर्स्ट record of human like animal is with us in the form of Ramapithecus ape from East Africa। अब ईस्ट अफ्रीका में एक एप था रामापिथेकस। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल मतलब क्या, इसको हम, ये जो रामापिथेकस एप है, रामापिथेकस का मतलब क्या पता है, राम्स एप, राम भगवान का, राम्स एप, राम भगवान का एप। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल, तो ये जो रामापिथेकस एप है, इसको हम पहला इंसान के जैसा एप मानते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल, इंसान के जैसा पहला एनिमल
रामापिथेकस को माना जाता है फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसके जो फॉसिल्स हैं इंडिया में भी पाए गए हैं, इंडिया में और पाकिस्तान में भी इसके फॉसिल पाए गए हैं। शिवालिक माउंटेन रेंज है, पता है आपको? सुना है आपने? बताता हूं, शिवालिक माउंटेन्स, शिवालिक माउंटेन रेंज, वहां पर भी इसके फॉसिल पाए गए हैं। तो इसको रामापिथेकस के साथ साथ शिवापिथेकस भी बोलते हैं, शिवाजेप, शिवापिथेकस, शिवाजेप, शिव भगवान के एप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो इतना कहानी समझ में आ गया। 1 करोड़ साल पहले क्या हुआ। फिर आते हैं 40 लाख साल पहले। फिर ये जो एप था वो बड़ा हुआ, ग्रो अप इन साइज एंड बिकेम मोर इंटेलिजेंट। खोपड़ी बड़ी हुई, ब्रेन बड़ा हुआ, तो डेफिनेटली इंटेलिजेंस भी बढ़ा। इसको अपन एप ऑफ साउथ अफ्रीका कहते हैं। 40 लाख साल पहले एप ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड इसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नाम है। अब बोलोगे साउथ अफ्रीका में बना, ऑस्ट्रेलिया नाम क्यों रखा? मेरे को नहीं मालूम, नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एप ऑफ साउथ अफ्रीका, 40 लाख साल पहले। फिर 20 लाख साल पहले और डेवलपमेंट हुआ और इवोल्यूशन हुआ, स्किल्ड ह्यूमन डेवलप हुआ। स्किल्ड ह्यूमन मतलब जो टूल्स बनाता था, पत्थर का इस्तेमाल करता था, चीजें बनाता था, हथौड़ी, ये वो, एरो वगैरह बनाता था, चाकू बनाता था, पत्थर से चाकू बनाता था, मारता था, शिकार करता था। तो ये बना तुम्हारा स्किल्ड ह्यूमन। इसका नाम है होमो हैबिलिस। 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुई। 15 लाख साल पहले ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर, ऐसा इंसान जो एकदम परफेक्टली सीधा खड़ा रह सकता था और भागता था, शिकार करता था, टूल्स का इस्तेमाल करता था, इसकी डेवलपमेंट हुई। इसका नाम था होमो इरेक्टस। इरेक्ट मतलब क्या? सीधा, एकदम ताट उभा रहायचा, होमो इरेक्टस, 15 लाख साल पहले। फिर इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, चाइना इंडोनेशिया में पाया जाता होगा, वहां पर इसके फॉसिल्स मिले हुए हैं। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट चलती रही। इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन, अपराइट मतलब जो सीधा खड़ा रहता था। अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन, ब्रेन डेवलप होते गया। फिर क्या हुआ? फायर का डिस्कवरी हो गया, आग कैसे जलाते हैं, आग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, खाना कैसे पकाते हैं। तो अब आदमी थोड़ा थोड़ा खाना पका के भी खाने लगा, तो उसके वजह से न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगे एंड ब्रेन का डेवलपमेंट और फास्ट हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फायर के डिस्कवरी के बाद ये जो इंसान का इवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, बिकॉज खाना पकने लगा और पककर खाने से न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब हुए, ब्रेन का डेवलपमेंट फास्ट हो गया। सो इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन, एंड धीरे धीरे 1 से 1.5 लाख साल पहले की बात है, अब ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 1-1.5 लाख साल पहले की बात कर रहा हूं, निएंडरथाल मैन की डेवलपमेंट हुई। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। इसको काफी इंटेलिजेंट माना जाता था। वाइज मतलब क्या? इंटेलिजेंट। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। इनके कम्युनिटीज होती थी, इनके परिवार होते थे, कबीला, कबीला बोलते हैं ना, कम्युनिटी, उसमें एक मुखिया रहेगा, फिर उसके नीचे लोग काम करेंगे, खेती वेती थोड़ा थोड़ा करते थे लोग, एनिमल्स को पालना वगैरह। तो ये लोग प्रॉपर इंसानों की तरह ही रहते थे, इंटेलिजेंट पहला इंसान, निएंडरथाल मैन। ठीक है। फिर आ जाते हैं 50,000 साल पहले, तो क्रो मैग्नॉन मैन आया। ये इसको आप ऐसे समझो, क्रो मैग्नॉन मैन, इसका फोटो दिखाता हूं आपको, समझेगा। ये देखो, इस आज जैसा इंसान है ना, मॉडर्न मैन, वैसा ही दिखता था ये, बस थोड़े बाल लंबे हैं, बाल वाल काट लो, दाढ़ी मूछ कर लो, तो आज जैसा इंसान है बिल्कुल वैसा ही दिखेगा वो, क्रो मैग्नॉन मैन, 50,000 साल पहले। Cro-Magnon man evolved, and afterwards this evolution has been faster than earlier. चलिए, तो Cro-Magnon man आया, बाद में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। 10,000 ईयर अगो प्रॉपर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। इसके पहले भी इंसान थोड़ी थोड़ी खेती करता था, लेकिन प्रॉपर जो फार्म्स होते हैं, फार्मिंग होती है, ये 10,000 साल पहले स्टार्ट हुई, प्रॉपर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। मैन स्टार्टेड टू रेयर कैटल हर्ड एंड एस्टैब्लिश सिटीज, गांव, सिटीज, शहर वगैरह बनने लगे 10,000 साल पहले। ठीक है, कैटल समझते हो ना, पशुपालन करने लगा, दूध निकालना, दही बनाना, ये सारी चीजें भी स्टार्ट हो गए 10,000 साल पहले। फिर आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर्स अगो, 5,000 साल पहले हमने लिखना सीखा, एंड उसके बाद हमारे पास
प्रॉपर हिस्ट्री स्टार्ट हो गई, रिटन हिस्ट्री हमारे पास लिखा हुआ है 5000 साल पुराना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये सब कुछ हुआ 5000 ईयर्स अगो। एंड बस 400 ईयर्स अगो मॉडर्न साइंसेस इवॉल्व हुए, मतलब 1600s में, 400 साल पहले। एंड 200 साल पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। एंड अभी तो हम एआई के जमाने में जा रहे हैं, कहां जाएंगे आगे और 10 साल में, 20 साल में क्या देखने मिलेगा मुझे भी नहीं पता। चांद पे तो अभी जा ही रहे हैं, आर्टेमिस मिशन। मार्स पे भी चले जाएंगे, वहां पे भी कॉलोनी बना लेंगे। तो समझ लो ना, बंदर से लेकर अपन मार्स तक जाएंगे, जुपिटर तक जाएंगे, कहां जाएंगे इसके आगे मुझे नहीं पता। ये तो देखने वाली बात है ना, अगले 100 साल में, अगले 500 साल में, अगले 1000 साल में इंसान कितना डेवलप करता है और कहां तक जाता है। ब्लैक होल के अंदर जाएगा, चला जाएगा वहां, मुझे नहीं पता क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो चलिए इसको याद कैसे रखना है, थोड़ी सी कहानी अपन समझते हैं। 7 करोड़ साल पहले डायनासोर ये हो गए, खत्म हो गए। फिर 4 करोड़ साल पहले कौन आया था, उसका नाम था इजिप्टोपिथेकस। ई से याद रखेंगे, इजिप्टोपिथेकस। फिर एक बार लिख लेता हूं मैं। 2 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथेकस, 1 करोड़ साल पहले रामापिथेकस, फिर 40 एल लिखूंगा तो समझ जाओगे, 40 लाख ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसमें से आधा करो, देखो आधा आधा कर रहे हैं, पहले 7, फिर 4 2 1, आधा आधा आधा, 4 2 1, 40 20, ठीक है, आधा आधा हो गया। 20 लाख ईयर्स अगो, फिर 15 किया, 15 लाख, फिर उसका 1 लाख किया, 15 का 1 हो गया 1L, और फिर अपन 50,000 पे आ गए, 50,000, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस बन गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं डायनोसॉर, डायनोसॉर डेड, खत्म। फिर इजिप्टोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, स्किल्ड ह्यूमन, इसको अपन बोलेंगे एड्रास, एड्रास, इजिप्टोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड स्किल्ड ह्यूमन, स्किल्ड। होमो हैबिलिस बाद में आता है, होमो इरेक्टस, थोड़ा सा अपने को 2-3 लर्न कर लेंगे। इरेक्टस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। एड्रास, इजिप्टोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, स्किल्ड ह्यूमन, इतना तो क्लियर हो गया अपना एड्रास। फिर होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन, इतना 3 बचता है। थोड़ा सा एक बार 2 बार लिखोगे इसको बराबर याद हो जाएगा आपका। 7 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 40 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 1 लाख 50 हजार, एड्रास, ठीक है। चलो विद दिस वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।